नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। हमारे साथ जो महानुभाव बैठे हुए हैं, इनके परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये किसी परिचय के मोहताज है और हम इनका कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। और हमारा पहला सवाल और हमारे जैसे लाखों लोगों के मन में ये सवाल है, कांग्रेस अभी चाहती है सर जाति जनगणना कराना और कांग्रेस ने जाति जनगणना करवाया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। आप लोग इतने एक्साइटेड है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, फिर आप लोग की जब सरकार थी आप लोगों ने कराया भी, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? पहली बात तो भाई कि मैं कांग्रेस नहीं हूँ, ना कांग्रेस का सदस्य हूँ। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूँ। आपके विचार इसलिए क्या है सर इस पर? मांग का समर्थन इसलिए करता हूँ कि देश में यदि सामाजिक न्याय होना है, जी। संविधान कहता है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता कैसे आएगी? वो तब आएगी जब आप पहले देखेंगे, नापेंगे कि आज की तारीख में असमान है या नहीं, किसको ज़्यादा है, किसको कम है। इसकी अगर पैमाइश आप नहीं करेंगे तो आप अवसरों की समानता कैसे लाएंगे? अगर आप औरत मर्द को बराबर करना चाहते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा ना, कितनी औरतें पढ़ रही हैं, कितने आदमी पढ़ रहे हैं, कितनी सुविधाएं औरतों को कितने आदमी के पास है। उसके बाद आप ठीक करेंगे ना। जी। बीमारी का इलाज करवाने से पहले आप एक्सरे करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ये तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। इसका विरोध कैसे हो सकता है? आज कांग्रेस बोल रही है इसके बारे में, लेकिन आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समर्थन कर चुकी है। लोकसभा में चर्चा हुई थी, पूरी तरह समर्थन हुआ था। तो ये तो बिल्कुल दोहरा चरित्र है ये कहना। 10 साल पहले यही नहीं, राजनाथ सिंह ने 2018 में कहा कि हम करवाएंगे। जी। आज पलट के कहते हैं इससे देश को नुकसान हो जाएगा, देश बढ़ जाएगा। अरे देश बढ़ जाएगा तो आप लोकसभा में क्यों समर्थन कर रहे थे? बिहार में जाति जनगणना करवा के बीजेपी श्रेय लेती है, कहती है हमने करवाया। आप बिहार में श्रेय ले रहे हो, देश में विरोध कर रहे हो। तो ये पाखंड बंद हो। मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल एक न्यूनतम सी चीज़ है। उसके बाद आरक्षण बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इस पे अलग से बहस हो। बीमारी का जी। पहले परीक्षण तो कर लिया जाए, जी। इलाज क्या होगा उसकी बहस बाद में करेंगे। सर इसमें छोटा सा सवाल हमारा ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी ने भी इसका कभी मांग किया था, समर्थन किया था। ऐसा होता क्यों है सर कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम ना किसी का खिलाफत कर रहे हैं ना किसी का सपोर्ट। जब ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं इनको सब कुछ याद आता है, लेकिन जैसे ही ये लोग सत्ता में चले जाते हैं, जैसे अभी आपने राजनाथ सिंह के बारे में कहा, सत्ता में नहीं थे याद आता था, सत्ता में है याद नहीं आ रहा है, इसको पाखंड बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर? पहली बात तो ये कि राजनाथ सिंह जी ने वो स्टेटमेंट देश का गृह मंत्री होते हुए दिया था जी। और देश का नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो इसकी रिकमेंडेशन, तो सत्ता में रहते हुए बीजेपी इसका समर्थन कर चुकी है, उसके बावजूद लागू नहीं कर रहे हैं। ये जो बदलाव होता है, जी। इसकी परीक्षा बिल्कुल यही होनी चाहिए। विरोध में रहते हुए आप किसी भी चीज़ का समर्थन कर देते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं आप उसको भूल जाते हैं। मगर जनता का, जन आंदोलनों का और मीडिया का यही काम है उनको याद दिलाना तब कि आपने तब उस वक्त क्या कहा था। जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, ये बिल्कुल एक इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की एक न्यूनतम कदम है, पहला कदम है। पहले कदम पे विरोध बहुत विचित्र है। लोग इस पे बहस कर सकते हैं कि मेरे हाथ में चोट लग गई तो ऑपरेशन होना चाहिए कि प्लास्टर होना चाहिए, लेकिन एक्सरे होना चाहिए या नहीं, इस पे बहस कैसे हो सकती है? सर हमारा एक और सवाल है। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ जाति जनगणना हुई और सरकार ने कहा था कि इसमें हम देखेंगे कौन लोग कैसे हैं, उसके बाद उनको हम विकास के लिए हम योजनाएँ लाएँगे। सरकार ने जाति जनगणना कराया, 94 लाख गरीब परिवार का। उसने बताया कि 94 लाख हमारे यहाँ गरीब लोग हैं और इनको हम 5 लाख रुपया जो है सो फ्री में देने जा रहे हैं ताकि ये लोग रोजगार कर सकें। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि जिनकी इनकम 60,000 रुपया सालाना से कम है। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी सालाना इनकम 60,000 से कम है सर? तो ऐसा कुछ सरकार को आपको नहीं लगता है कि जैसे लोगों का ये आरोप है, बहुत सारे लोगों का, कि कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल, यानी कि कौन पार्टी कहाँ से किसको कैंडिडेट बनाएगी उसके लिए ये सब कुछ कराया जा रहा है। कौन पार्टी कहाँ से किसे कैंडिडेट बनाएगी, उसके लिए पार्टियों को जाति के जाति आधार पर। जनगणना की आवश्यकता थोड़ी है। ये तो हर एक की जेब में पड़ा रहता है।
झारखंड में इस वक्त हम बैठे हैं, जी झारखंड की किस सीट पे कितने आदिवासी हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने कौन हैं, हर पार्टी को पता है। आपको नहीं पता तो मैं पता करवा देता हूँ। इसके लिए जाति जनगणना की आवश्यकता थोड़ी ही है भैया, नेता को सब कुछ पता है। सर, सिंपल और दूसरा सवाल। ये है, दूसरी बात जी ये है, बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाने के बाद क्या नीतियां अपनाई, वो अच्छी थी बुरी थी, वो तो बिल्कुल ये है कि एक्सरे करवाने के बाद एक अच्छा डॉक्टर आपका ठीक इलाज करेगा, बेकार डॉक्टर खराब इलाज करेगा। तो आप डॉक्टर बदल लीजिए इसके बारे में, या डॉक्टर से कहिए कि भाई ठीक इलाज कीजिए। इससे एक्सरे करना चाहिए या नहीं इसके बारे में बहस कैसे हो सकती है? मैं तो अभी भी हैरान हूँ। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि भैया पता करो, जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना का मतलब केवल ये नहीं है कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। जी जनगणना शब्द बहुत भ्रामक है, इसलिए जाति जनगणना का मतलब है किस जाति वर्ग की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, कौन अवसरों में पिछड़ा है, कौन अवसरों में आगे है, इसका पता करना, कौन गरीब है अमीर है, ये इसलिए जाति जनगणना की आवश्यकता है। सर, हमारा सिंपल क्वेश्चन है, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं। हमारा अंतिम सवाल है सर ये कि क्या कांग्रेस अगर सत्ता में अगर आती है तो क्या वो जाति जनगणना करवाएगी? अगर न करवाए तो उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। सर, मीडिया का 8500 काम रुपया है। जो कहा गया था खटाखट योजना के तहत, वो सर कुछ राज्यों में उनकी सरकारें हैं। सर देखिए, वैसे तो आप कांग्रेस प्रवक्ता का इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, आप गलत इंटरव्यू, आपको मिल गया, रॉन्ग नहीं नंबर सॉरी लग गया सर, आपका। वो मैं कांग्रेस का आपका विचार प्रवक्ता लेना इंटरव्यू चाहता हूँ, मैं करेगा। आपका विचार लेना चाहता हूँ सर। जो कुछ भी कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में कहा, वो चूंकि उनकी केंद्र में सरकार नहीं बनी है, उससे आप सवाल नहीं पूछ सकते। जिस दिन केंद्र सरकार बन जाए और लागू ना करें, आप जरूर सवाल पूछें। अगर कांग्रेस केंद्र सरकार में आती है और जाति जनगणना को लागू नहीं करती, बिल्कुल आपका फर्ज बनता है उनसे सवाल पूछने का, है ना। उसकी पहले से कोई गारंटी दे दे, कांग्रेस वाले दे सकते हो, भाई मैं तो गारंटी नहीं दूंगा, पर अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनका गिरेबान पकड़ूंगा आपकी तरह, और पकड़ना चाहिए। रही बात वो जो 8500 या कितने देने थे, जब केंद्र में सरकार बन जाए कांग्रेस की, जरूर सवाल पूछिए उनसे, क्यों नहीं पूछेंगे। सर, आप हरियाणा से है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव, ये हमारा अंतिम सवाल है सर। हरियाणा में अभी चुनाव है और विनेश फोगाट जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, ये अभी कांग्रेस में जा चुकी हैं। और अब इन पर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने एक मतलब ये चलाया, एक किसी नेता को बदनाम करके और फिर कांग्रेस को ज्वाइन करना। इसको आप कैसे देखते हैं सर? आपका आपका इस पर क्या व्यू है? राजनीति में जाने को राजनैतिक बताना बहुत फूहड़ आरोप जी है ना। जो व्यक्ति राजनीति में जा रहा है, कहना कि वो राजनीति कर रहा है, वही तो कर रहा है, इसमें क्या बुरी बात है। प्रश्न ये है कि क्या वो जो आंदोलन चला जी वो केवल इसलिए था? अगर इसलिए था मेरे भाई, तो ये जो माननीय आदरणीय ब्रजभूषण जी हैं, जिन पे जिस जिस तरह के आरोप लगे, आप बोलेंगे तो कैमरा पकड़ के जो बहन बैठी है ना, वो यहाँ से चली जाएंगी, अगर सच्चाई है उसकी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आदरणीय माननीय मोदी जी ने ब्रजभूषण जी को क्यों नहीं हटाया? उनके बेटे को टिकट क्यों दी? उनको रेसलिंग फेडरेशन में क्यों रहने दिया? उनके खिलाफ एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हुई? और विनेश फोगाट जो यही कह रही थी कि जो व्यक्ति महिलाओं के शोषण का आरोपी है, और खाली विनेश फोगाट का आरोप नहीं था, वो 10 महिलाओं ने लगाए थे आरोप, उनमें से कुछ नाबालिग बच्चियां थी जिनके थे स्टेटमेंट। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, सबसे पहले मैं इन बेटियों को बचाता हूं? विनेश फोगाट को क्यों दिल्ली पुलिस से घसीटवाया जमीन के ऊपर? ये न करते प्रधानमंत्री, संवेदनशीलता दिखाते, तो विनेश फोगाट को कोई मौका ही ना मिलता राजनीति करने कहीं ना का। कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बेटी को सहारा दिया है? ना, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा। मैं वो कह रहा हूं जो मेरे अपने शब्द हैं, बाकी आपके शब्द हैं, है ना। मैं सिंपली ये कहता हूं, जब देश में कोई भी प्रोटेस्ट होता है, हमेशा ऑपोजिशन उसको सपोर्ट करता है, इसमें क्या नई बात है। और अगर किसी को कहीं से नहीं मिलेगा सहारा, वो ऑपोजिशन के पास जाएगा ही जाएगा। तो प्रश्न ये नहीं है कि वो ऑपोजिशन के पास क्यों गया, प्रश्न ये है कि जब वो अपनी जायज बात उठा रही थी, सड़क पे बैठी थी, उसकी बात को सुना क्यों नहीं गया? असली सवाल ये, असली सवाल को घुमा के झूठे सवाल पूछवाना बीजेपी की आदत रही है। मीडिया वाले इसमें ना फंसे, आप इसका ध्यान कीजिएगा। सर, बिहार में लालू यादव, आप यूपी दो में अंतिम सवाल पूछ चुके हैं, ये कौन से अंतिम सवाल है? नहीं सर, ये उसी से जुड़ा हुआ है।
ये जो विधानसभा चुनाव के बारे में मैं बात कर रहा था। आप हरियाणा से हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव, यूपी में मुलायम सिंह यादव, क्या हरियाणा में योगेंद्र यादव कभी सीएम बनेंगे? क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अगर क्या विधानसभा कैसी चुनाव कोई लड़ना मंशा होता है? तो मैं यहाँ रांची में बैठा होता क्या? कल वहां पे वो होने हैं, कल वहां नामांकन की अंतिम तारीख है, मैं यहाँ रांची में बैठूंगा। आप भी अच्छे पत्रकार हैं, थोड़ा तो ध्यान किया कीजिए। हरियाणा में नामांकन समाप्त होने वाले हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना आज है, और मैं लिख कर घोषित करके कह चुका हूं, आपके मंच से फिर कह देता हूं, मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार इंटरव्यू है, क्योंकि मैं आपके इंतज़ार में 4 घंटे किसी के लिए पहली बार इंतज़ार किया, वो भी बारिश में भीग कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।